Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop. I am Mashal Khan, आपकी host, bringing forth to you पाकिस्तान का पहला financial literacy show and the only one. कल एक बारी breaking news, एक बहुत बड़ी breaking news सामने आई, which I'm sure you all have heard about. Let's talk about it. 50% का tariff imposed by Trump on India. So, tensions ने एक बहुत sharp turn लिया global trade politics में. In a surprise with strong move, US President Donald Trump ने announce किया कि 25% additional tariff on Indian goods, citing India की indirect involvement क्योंकि वो import करते हैं Russian oil. और ये नई ड्यूटीज़ उस 25% की मज़ीद ऊपर होंगी जो ऑलरेडी थर्सडे से लग रही हैं, टोटलिंग 50% टैरिफ्स ऑन सम इंडियन एक्सपोर्ट्स. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली वो स्क्रूज टाइटन करना शुरू कर दिए ऑन कंट्रीज़ जो उनको लगता है हेल्प कर रहे हैं रशिया को टू सर्वाइव इकोनॉमिकली. और ट्रंप ने ये भी वार्निंग दी कि अगर रशिया ने यूक्रेन वॉर बंद नहीं की तो वो ना सिर्फ रशिया लेकिन उसके एलाइज पे भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएगा. ये डेवलपमेंट उसके बाद आई जब ट्रंप ने का टॉप ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ गए मॉस्को फॉर बैकडोर पीस टॉक्स. इंडियन यूएस रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेंड हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स पर टॉक्स फेल हो चुकी हैं और टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है. Modi is reportedly planning his first visit to China in over 7 years. Analysts कह रहे हैं कि India might now tilt towards China-Russia bloc, especially अगर US trade barriers increase होते हैं. Steel, aluminium और कुछ pharma items exempt हैं, लेकिन overall impact significant होगा. Global supply chains ये closely monitor कर रही हैं और अगर escalation continue हुई तो ripple effects across Asia Pacific डेफिनेट है. लेट्स सी कि इंडिया रिटेलिएट करता है या फिर डिप्लोमेटिक रूट लेता है, लेकिन एक चीज़ तो फॉर श्योर है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ शोइंग कि यूएस फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ सिक्योरिटी बेस्ड नहीं है, ट्रेड ड्रिवन भी है. अब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए इम्प्लिकेशंस क्या हैं. ये जो सडन टैरिफ स्पाइक है, इट कुड ओपन अप अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, स्पेशली ऐसे सेक्टर्स में जहां हम डायरेक्टली कम्पीट करते हैं विद इंडिया, लाइक टेक्सटाइल्स, राइस, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स. अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस में एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो फिर बायर्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढेंगे. ये पाकिस्तान के लिए एक एक्सपोर्ट बूस्ट का चांस बन सकता है, स्पेशली अगर हम जल्दी मूव करते हैं और अगर हम कंप्लाइंट रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी बासमती राइस और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, राइट. अगर इंडिया की सप्लाई डिसरप्ट होती है तो हमारी कंपैरेटिवनेस बढ़ सकती है, लेकिन प्रोएक्टिव एक्शन लेना होगा. जियोपॉलिटिकली भी इसका असर होगा. इंडिया करीब आ रहा है टूवर्ड द चाइना रशिया ब्लॉक. इसका मतलब है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है, स्पेशली टू द वेस्ट. यूएस शायद कोशिश करेगा टू रीबैलेंस इट्स साउथ एशिया पॉलिसी, जिसकी वजह से री एंगेजमेंट हो सकती है पाकिस्तान के साथ, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो, डिप्लोमेसी या सिक्योरिटी कोऑपरेशन. यहाँ पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत सोच समझ के पोजीशन करनी होगी ताकि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें और किसी ब्लॉक का प्रिजनर ना बने. बॉटम लाइन ये है कि ये यूएस इंडिया फॉल आउट एक साइलेंट अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान बेनिफिट कर सकता है इफ इट एक्ट स्ट्रेटेजिकली एंड क्विकली. पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज स्टनिंग पीएसएक्स रैली. कोई रुकावट नहीं है हमारी मार्केट में. इट्स क्लियर एंड इवन अली फरीद केम एंड टोल्ड अस दिस. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फिर से एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया कि KSE 100 इंडेक्स ब्रीच 145,000 पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री और क्लोजिंग द ईयर 145,088 पॉइंट्स, जिसमें इंट्राडे हाई था क्लोज टू 145,200. 2000 पॉइंट्स अगेन इन वन सिंगल सेशन, दैट इवन एट एन ऑल टाइम हाई. बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया विद HBL, नेशनल बैंक, UBL, दे हैड ओवर 800 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन. HBL और नेशनल बैंक ने अपने अपर सर्किट्स भी ट्रेड में हिट कर दिए. ये रैली कोई फ्लूक नहीं है. हम 70,000 पॉइंट से कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं विद एवरी करेक्शन टर्निंग इनटू अ न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी. ये सब ड्राइव हो रहा है बाय मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स. समीउल्लाह तारिक फ्रॉम पाक कुवैत सेज अर्निंग ऑप्टिमिज्म एक की ड्राइवर है और वो सही कह रहे हैं. ऑनेस्टली वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग था. 788 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड, 52 बिलियन की वैल्यू इन बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक एंड फर्स्ट दाऊद वॉल्यूम लीडर्स रहे. ग्लोबल मार्केट्स हाउएवर थोड़े अनस्टेबल हैं. वीक यूएस डेटा, प्रेशर फ्रॉम यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से और डिक्लाइनिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट इन द वेस्ट. लेकिन पाकिस्तान का नैरेटिव अलग चल रहा है. हमारी मार्केट एक स्टोरी बता रही है ऑफ इन्वेस्टर बिलीफ एंड रेजिलियंस. अगर ट्रेंड को देखें तो फ्रॉम 70,000 टू 145,000 ये सफ़र
basically in 70,000 like a halfway, right? 200,000 points एक fantasy नहीं लग रही, लेकिन with the right policies, political stability, economic consistency हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं. ये speculation नहीं है, ये rally fundamentals और liquidity दोनों पे खड़ी है. अब एक और key factor डॉलर रेट. सिंस पाकिस्तान एक इम्पोर्ट हैवी इकोनॉमी है, डॉलर रेट सब चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्रॉम फ्यूल टू मेडिसिन टू इंडस्ट्रियल इनपुट्स. आफ्टर 10 सेशंस ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट रुपये ने थोड़ा सा स्लिप किया, डाउन बाय 0.04% ऑन वेंसडे, क्लोजिंग एट 282.67, अ ड्रॉप ऑफ 10 पैसास. स्मॉल मूवमेंट थी, लेकिन रिमाइंडर कि करेंसी स्टेबिलिटी फ्रैजाइल है. हमारी इकोनॉमी के लिए स्ट्रॉन्ग रुपये और डॉलर इनफ्लोज बहुत क्रिटिकल हैं. So that is your inside scoop today for global politics, shaking up trade routes, Pakistan finding silent opportunities, the PSX defying gravity, and rupee reminding us कि macro stability अभी भी एक journey है. So stay with us, don't go anywhere. At this point we're going to take a very short break. Break के बाद we have a very special guest with us. We have Malik Bustan, chairman of the Money Exchange Companies Association and a very well-known personality. इनको honestly वैसे कोई introduction करनी नहीं है, but of course we have to introduce him to you guys. So grab your coffee, your tea, your chai, get your breakfast ready, get comfortable. It's going to be a very interesting conversation. Don't go anywhere, stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक में जाने से पहले आई लेट यू गाइस नो कि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. आप लोग बहुत क्लोजली देखते हैं, स्पेशली एक टॉपिक जो हमारे मुल्क में बहुत सालों से बहुत पॉपुलर है, द यूएस डॉलर. लोग इसको देखते हैं सैडली एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू. समहाउ लोग होल्ड करते हैं, हमारी करेंसी डिवैल्यू करती है, बहुत सारी चीज़ें. एंड बिकॉज हम एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जैसे हम बात कर चुके हैं इस बारे में, इन चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, हमारे फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट पे. तो हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर मलिक बुस्तान, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द मनी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन. ये एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है, जैसे यू गाइस नो, ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाल के आपने ज्वाइन किया हमें. बड़ी खुशी आपके चैनल पर लोगों को, नाज़रीन को हमारी बातें सुनने का मौका मिला. डेफिनेटली. तो सर एक बहुत फेमस स्लोगन शायद आपका ही था कि डॉलर्स खरीद के घर में रखना मुल्क के खिलाफ गद्दारी है. हाँ, गद्दारी तो खैर नहीं कह सकते, लोग बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मुल्क साथ ज़्यादती ज़रूर है. क्या मुल्क को घर में रखे, कोई अंडे तो देने नहीं है. बिल्कुल. कोई पैसा अगर आप पाकिस्तानी में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज ने 1,45,000 लाइफ टाइम डेली हाई बना रहे हैं. और जिन लोगों ने पिछले साल का जो डेटा है मैं पढ़ रहा था कि जिन लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की थी उनको 60% मुनाफा हुआ है. पता है अब 200% हो गया. पिछले 22 महीनों में हमारा इंडेक्स 200% हाँ ये हुआ है, लेकिन साल से अब कंपेयर करें, एक साल में गोल्ड में जिन्होंने किया है उनको 45 हुआ है, और जिन्होंने डॉलर में किया उनको टोटल 2% हुआ है. सर मैं लोगों को कह के थक गई हूँ कि आप करेंसी को अगर करेंसी के लिए एक्सचेंज करते हैं, इसमें कोई सेंस नहीं बनता. दोनों इन्फ्लेशन की वजह से सफर करते हैं. हाँ, हम अगर सरप्लस होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम तो कर्ज लेके कर्ज चुका रहे हैं ना, यानी कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि सूद भी हम कर्ज लेके चुका रहे हैं. तो हमें हमारे लोगों को, मैं समझता हूँ हमारे इस वक्त तकरीबन 1,60,00,000 पाकिस्तानी सिर्फ ओवरसीज वर्कर है, और 1 करोड़ पाकिस्तानी वो हैं जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और वहाँ इमिग्रेंट हो गए. बिल्कुल. तो 2.5 करोड़ जिस मुल्क के पाकिस्तानी बाहर काम रहे हैं, उनकी माहाना तनख्वाह जो है 8 अरब डॉलर है. साल की ये 100 अरब डॉलर बनती है, और सिर्फ 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं महीने का, जिनके जो टारगेट हमारा है 8 अरब डॉलर है. बिल्कुल. तो ये अगर मुल्क में भेजे तो पाकिस्तान कर्जा लेने की बजाय कर्जा देने में हमें शामिल हो सकता है. तो हमें लोगों को अपने मुल्क को अगर प्रमोट करने हैं, बाहर पैसे, अब देखो कल ही आपने ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट पढ़े आपने कि 50% बैरोक्रेट ने पुर्तगाल में नेशनलिटी लेके वहाँ सारा पैसा समेट के उधर चले गए. जब पैसे नेशनलिटी लेते हैं तो मुल्क का सब कुछ असासे उठा के ले जाता है, और वो भी बैरोक्रेट जो पाकिस्तान का दिमाग है, पाकिस्तान को चलाते हैं. तो इसमें तो हालांकि पाबंदी है इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नेशनलिटियाँ ले रहे हैं और कोई हुकूमत उस पर एक्शन नहीं लगा रही. मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है. हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए, और जितने भी गवर्नमेंट अफसर हैं उन्हें कहें या पाकिस्तानी बने या गैर मुल्की बने. गैर मुल्की बने तो फिर आप ये पाकिस्तानी शहरी छोड़ें और जाएँ उधर जाकर करें, लेकिन यहाँ रख के 2-2
एक टिकट पे 2 शो नहीं देख सकते। एग्जैक्टली वो दोनों जगह पे एक एक पाँव रखना चाहते हैं। 2 किस्म का सवार जाती है। पाकिस्तान को डुबो रहा है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने ISI के DGC के साथ मुलाकात की, आपने आइडेंटिफाई किया कि मेन रीज़न जो था डॉलर का फॉर अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द रुपी, उस पर बहुत एक्शन लिया गया। जो हमने देखा पिछले आई बिलीव 1 महीने में हमारा रुपी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है डॉलर के खिलाफ। तो मुझे बताएं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग होगा अगेंस्ट द डॉलर? कहाँ आपको लगता है कि सेटल होगा? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? देखो मतलब अच्छा खासा हुआ, 4 रुपये हुआ, 89 से कम होकर 85 पे आज आ गया फ्री मार्केट में जी। और इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में इसी तरह 4 रुपये गिरे। जी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ हमारी फौज को हर तरफ जहाँ भी मुश्किल वक्त आता है तो फौज की तरफ निगाहें उठ जाती हैं और खुफिया ठिकाने जब बन जाएं और खुफिया लोग जो है पाकिस्तान की इकानमी के साथ खेलें तो खुफिया एजेंसी उसको सदेबाप कर सकती हैं। तो हमने उनको इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि आप क्रैक डाउन करें, इनके खिलाफ दोबारा स्मगलिंग शुरू हो गई है और मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कहा और क्रैक डाउन शुरू, आप रोज़ पढ़ रहे हैं लोग पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत से लोग अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। इंडिया वाला ऑपरेटर के खिलाफ और करेंसी स्मगलर के पास जब से ये एक्शन हुआ है तो 85 पे हो गया 89 से, और लोग तो 200-300 की बातें फिर दोबारा करने शुरू हो गए थे क्योंकि इस बजट में आपको पता होगा हुकूमत ने जो एलोकेट किया था अपने लोन और सूद देने के लिए डॉलर का रेट वो 290 था। तो जितने भी लोग थे वो इस उम्मीद पे थे कि 290 से का मतलब है 300, तो ये उस उम्मीद पे अपने चीज़ें होल्ड करके बैठे हुए थे और कब मार्केट से ब्लैक मार्केट से जो नॉन फाइलर है ये बहुत बड़ा अजाब है पाकिस्तान का। ये सारे के सारे जो है ना करेंसी में सोने में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी पे दबाव पड़ता है और पाकिस्तानी रुपया जो है 340 से कम हो गए 2 साल पहले आपने देखा। वो भी चीफ साहब से हमने अपील की थी और उन्होंने, मैं समझता हूँ बड़ी मेहरबानी उनकी, वो क्रीज से निकले, स्टेक होल्डर से मिले और उन्होंने बॉर्डर सील किए और डॉलर 270 पे आ गया और 2 साल में दोबारा उस तरफ रवां दवा था। फिर हमने रिक्वेस्ट की तो उन्हें आना पड़ा। हालांकि हमारी फ़ौज का काम ये नहीं कि वो इकनॉमी को चलाए, लेकिन उन्हें मजबूरों ने इसमें हाथ डालना पड़ता है। अब सलामती और मैशियत तो दोनों उनके कंधों पे आ गई है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रोल अदा किया और जिसकी रुपया भी जो है आपने देखा बड़ा मजबूत हुआ और स्टॉक दिन ब दिन नए आई उसके बाद बना रहे आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें साथ में चलती है ना। हाँ देखो जब रुपया वो डॉलर बेच के अब लोग स्टॉक खरीद रहे हैं तो ये पाकिस्तान को फायदा हो रहा है और पाकिस्तान के आप देखें कि आने वाले दिनों में जो ही डॉलर का हमारा जो टारगेट है अभी 285 हो गया, अब ये छूटेगा तो 280 है, फिर 275 270 और इस दफ़ा 250 तक हमने लेके जाना है। तो ये इंशाल्लाह होएगा इंशाल्लाह। इसका कोई टाइमलाइन देखो इसके ऊपर आने में 2 साल लगे तो हमें साल तो दे ना कम अज कम, तो हम इसको जो है यकदम नहीं कर रहे ताकि लोगों को लॉस ना हो, क्योंकि उसमें भी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है। क्यों की? बस वो मतलब हमारे बैड लक हमारे जो देखो हमारे पास अल्लाह ने हर खजाना दिया है पाकिस्तान को। मदनियात देखो ना, ट्रम्प आपके गीत गा रहा है, देखो ट्रम्प आपके गीत गा रहा है, ट्वीट में कह रहा है पाकिस्तान एक दिन हमारा सिर्फ एक वो एक्सकवेशन साइट है, ऐसे कितने हमारा बलूचिस्तान कितना रिच है। उसको ये बड़ा हुकूमत ने बड़ी अक्लमंदी की और हमारे फील्ड मार्शल साहब देखा वो गए वहाँ, उन्होंने उनसे मिले और उन्होंने कहा मेरे बड़े एजाज़ की बात है मैं फील्ड मार्शल साहब से मिला हूँ और ये जो विनर हैं इस जंग के, तो मेरे लिए बड़ी आज़ाद। अब दोबारा वो जा रहे हैं आपको पता होगा। तो उन्होंने पाकिस्तान ने मायदा तो कर लिया है और मायदा करने की मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान में मादनियात तो बेहिसाब है, लेकिन आपने देखा KP में बलूचिस्तान में मुसलसल पिछले 20 साल से दहशत गर्दी हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मादनियात है जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने अल्लाह ने पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान निकाल ना सके, बाहर का इन्वेस्टर आ ना सके। तो ये बड़ी हुकूमत ने और आर्मी चीफ ने अक्लमंदी की है, उन्हें अमेरिका को एतमाद में लिया है कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ ये मादनियात निकालें। 50% पे उन्होंने ऑफर दी है। तो मैं समझता हूँ ये मादनियात जब निकलेंगे, ऑन रिकॉर्ड बात है, ये कोई ऑफ रिकॉर्ड, अब तो सेटेलाइट है, आपको हर चीज़ सामने नज़र आ जाती है। तो उन्हें भी पता है कि खरबों डॉलर के यहाँ ज़खायर हैं और ऑयल एंड गैस है। तो ये अमेरिका जब आएगा तो यार इंडिया को भी फिर होश के नाखन लेने पड़ेगा, वो दहशत गर्दी नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ी अच्छी फैसला है जिसमें हमारा रिकॉर्ड है जो
किलोमीटर पे फैला हुआ है, उसमें से 200 हमने कनाडा बैरक को दिया, बाकी हमारा 300 किलोमीटर अभी बकाया पड़ा है। तो वो सऊदियों को भी ऑफ़र किए गए, अमेरिका को भी ऑफ़र किया। वहाँ सोने और कापर के बहुत बड़े, लिथियम के बड़े ज़खायर है। ये आपने सुना होगा आजकल में सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि पाकिस्तान जो है लिथियम के बड़े ख़जाने हैं, और चाइना ने जो लिथियम के जितनी चिप्स बनती हैं या कंप्यूटर या आपके जहाज़ या सारी चीज़ें ये लिथियम से बनती है और कापर से, तो वो उसने रोक ली उनकी एक्सपोर्ट। तो अब पाकिस्तान में क्योंकि ये ख़जाने मौजूद थे, तो पाकिस्तान ने कहा जी आप हमारे आके ख़जाने, और इसमें टाइम बहुत लगता है। ये नहीं कि आज बिल्कुल ये एक 10 ईयर के स्पैन पे हाँ 5 कम से कम लिथियम के लिए अभी मैं पढ़ रहा था 5 ईयर चाहिए आपको, और लिथियम आगे अगली टेक्नोलॉजी पहले आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सब कुछ बहुत सेट करना ज़्यादा होता है। है। तो अब अमेरिका जो है इस पर तैयार हो गया, तो अल्लाह करे ये जल्द अनाउंसमेंट हो जाए। और पाकिस्तान की आप देखेंगे इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक ने बड़ा हाई बनाया, पाकिस्तानी रुपया बड़ा मजबूत हो गया, और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है। इस जंग के बाद, जंग ने तो पाकिस्तान को अरूज बख्शा और पाकिस्तान को, और उसको शर्मसार किया इंडिया को। इंडिया जो पाकिस्तान को तनाव करना करते करते खुद तनाव हो गया। तो आज चाइना की मिनतें कर रहे हैं, आप सुने उनको बिल्कुल वो वहाँ डेलीगेशन भेज रहे हैं 7 साल के बाद। हाँ तो मतलब पहली दफ़ा जा रहा है, उसको पता चल गया कि अमेरिका तो अब घास नहीं डरा था, चाइना को अब दोबारा कोई मिशन करके कोई और साजिश नहीं करे। डेफिनेटली सर, इस पॉइंट पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं ना जाएगा। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर मलिक बुस्तान, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, सो वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक। कहीं नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। हम बात कर रहे हैं विद मिस्टर मलिक बुस्तान साहब, हु इज़ बेसिकली योर गो टू इंसाइक्लोपीडिया फॉर एनीथिंग डॉलर रिलेटेड। तो सर मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं कि आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में कितना बुखार चढ़ा हुआ है क्रिप्टो का। स्टॉक मार्केट में जैसे आपने कहा अर्लियर कि स्टॉक मार्केट में आने से डरते हैं, लेकिन वो उनको सट्टा नहीं लगता, स्टॉक मार्केट सट्टा लगती है। तो आप मुझे एक नंबर बता रहे थे कि हाउ मच मनी पाकिस्तानीज हैव लॉस्ट इन क्रिप्टो, आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? ये फेडरेशन के चैम्बर के प्रेसिडेंट ने पिछले साल आर्मी चीफ से मुलाकात करते हुए बताया था कि पाकिस्तान का, पहले तो बिजनेस काउंसिल ने कहा कि तकरीबन 1700 अरब पाकिस्तानी बाहर चला गया, 1700 अरब रुपया लोग यहाँ से डिसाइड हो के बाहर जाके इन्वेस्टमेंट, ये तो पैसा गया ही गया है, बड़ा लॉस हुआ है उसमें। दूसरा उन्होंने बताया कि हमारी जो 4 करोड़ जो हमारे यंगेस्ट हैं वो इस वक्त क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं और बिटकॉइन में, तो हमारा 25 अरब डॉलर का लॉस हो चुका है इसमें लोग, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी वेबसाइट नहीं है, तो वेबसाइट ना होने के से बाहर से वेबसाइटें बनाते हैं, और वो जितने भी उसमें स्कैम लोग करते हैं वहाँ बैठ के, वो जैसे आपने बताया लोगों ने यहाँ भी बैठ के वो लोगों को लूटे है, तो फिर क्या हाल होगा बाहर वालों को? जब पाकिस्तानियों को ये हाल है जो अपने लोगों को लूट रहे हैं, तो बाहर वाले तो कहते हैं फिर हम तो, हमारा हक तो ज़्यादा है। तो जो लोग बेवकूफ़ समझ के, क्योंकि वो समझते हैं हम रातों रात अमीर हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी हमारी ये लालच आपको लालच है, और उस कहते हैं जब तक ये लालच है तो जुआ चलता रहता है। तो यह तो बेसिकली ये जुआ, स्टेबल कोइन तो बहुत कम है, या जो कुछ ऐसी वेबसाइटें जो कि सही काम, वो बहुत कम है, और वो बहुत इतना मुनाफा देती भी नहीं है। वो तो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कहें कि मैं स्पेकुलेशन करूँगा और रातों रात अमीर हो जाऊँ, तो वो बगैर किसी गाइडलाइन के और देखा देखी इसमें शामिल हो जाए। हम देखा देखी फलाना कहते जी बिटकॉइन आज इतने का, आज इतने लाख डॉलर का हो गया, अच्छा ये ज़ीरो का शुरू हुआ 1 लाख डॉलर का हो गया, मैं भी शायद 1 लाख डॉलर कमा लूँगा। तो वो इसके पीछे पूरी प्लानिंग है, ये अंडर वर्ल्ड माफिया का। ये जो क्रिप्टो एक्स नाम भी करप्ट से शुरू हुआ, क्रिप्टो इसका नाम ही ऐसा रखा है करप्शन का गढ़ है जैसे। तो अंडरवर्ल्ड ने जो है अपना पैसा जड़ा बड़ा, वो इसको जो कोई रोक टोक नहीं, रेगुलेट नहीं हो रहा कहीं भी, लेकिन बहुत से कंट्री डिजिटलाइज इसको डिजिटलाइज इसमें लाना कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपके मनी ट्रायल होगा, आपकी चीज़ आपके हाथ में होगी, लेकिन ये वेबसाइटों में अंधाधुंध इत्मीनान करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो अब जाहिर सी बात है आपके जितना हुंडी हवाला चलता है ये सारा इलीगल है, ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंडर आता है, राइट? तो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जो ये स्कैम्स चला रहे हैं, जो डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पे बोल रहे हैं कि भाई आप जाके USDT खरीदें और आप लोग इन वेबसाइट्स पे डालें, तो ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी? क्योंकि वो इनकरेज कर रहे हैं हुंडी हवाला को। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं हमारी पिछली मीटिंग जो हुई थी ऑफिशियल से, मैंने उन्हें कहा इनको भी पकड़ें,
ये तो सरेआम इन्होंने 8% मतलब 8% चार्जेस कर रहे हैं लोगों से। स्टेबल कोइन को अगर वो USDT में करते हैं तो 8% लोगों से ले रहे हैं। तो वो अब उन्होंने इसका ये हल निकाला है कि हम लोग इसको लीगलाइज करेंगे तो हमारी अपनी वेबसाइटें होंगी, तो फिर उनको पकड़ना, अब बाहर की वेबसाइटें उनको पकड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। पर उनके ऑपरेशन सारे बाहर से होते हैं, तो ऑपरेशन वो यहाँ ही बैठ के कर रहे हैं तो फिर भी नहीं पता चलता कहाँ है, कोई उनका हो नहीं है। तो इसके लिए इन्हें बड़ा विजिलेंट होना होगा और हमारी खुफिया अदारों को इसकी हमें हेल्प करनी होगी। हमारे थोड़ा सा ज़रा सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करें कि कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल को, उनको भी पकड़ें। एक दो को आप वो पकड़ेंगे ना तो बाकी सब गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये कल भी मेरी डायरेक्टर FIA से सिलसिले में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में मीटिंग थी, तो वो मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान ने तकरीबन पिछले 10 साल में 5000 FIR काटी हैं लोगों के खिलाफ, हुंडिया वाला ऑपरेटर और ब्लैक मार्केट स्मगलर, लेकिन किसी एक को सजा नहीं हुई। तो वो भी बड़े सरप्राइज थे। तो मैंने इसकी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका आप बेनिफिशरी का नाम ही नहीं डालते, आप तो उसको जो फैसिलिटेटर है उसका नाम पकड़ते हैं, तो उसको सज़ा कहाँ से होगी? वो आप कहते हैं इसने बंदे को मारा है, लेकिन किसको मारा है ये किसी को नहीं पता है, डेड बॉडी कहाँ है वो किसी को नहीं पता। तो आप बेनिफिशरी सारे वाइट कॉलर हैं, उनको तो आप कुछ कहते ही नहीं है। जब तक उनका नाम नहीं डालेंगे तो वो क्या उन्होंने वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा अपने ये मैं मैसेज पास करूँगा, कोई भी हमारा ऑफिशियल किसी को गिरफ्तार करेगा हवाला ऑपरेटर या करेंसी स्मगलर को, तो बेनिफिशरी का नाम हम लाजमी डालेंगे। ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनको पता चलेगा हमारे गिरबान में भी हाथ आ सकता है। और ये ऐवानों में बैठ के और पाकिस्तान की किस्मत और पाकिस्तान की इकानमी के साथ खेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और सर एक चीज़ है कि बाहर के मुल्कों में ना, स्पेशली US में, जब कोई शख्स अपनी महंगी महंगी गाड़ियों की तस्वीर लगाना शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे और उनको हाइप मिलती है और फॉलोअर्स होते हैं उनके, तो पहली चीज़ IRS जो उनकी एसेंशली FIA है वो उनके दरवाजे पे पहुंच जाती है कि या इवन अगर आप FMU का एग्जांपल ले लें तो वो उनके घरों में पहुंच जाती हैं कि ठीक है आपने ली है, बस हमें ये दिखा दे कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि इतने यंग लड़के हैं 30 साल के, 30 साल से नीचे के, छोटे लड़के भी हैं 20 साल के, तो ये देखो मैंने गाड़ी लिया है ट्रेडिंग करके, ये देखो मैंने ये किया है वो किया है, और इनसे कोई पूछना ही नहीं है कि ये सब कहाँ से। हालांकि ये इनके अलाकार होते हैं जितने भी ये आप बता रहे हैं उनको उनसे ये करवाया जाता है कि आप इस तरह लोगों को इंसेंटिव दें, लोगों को लालच दें कि हाँ मैं भी रातों रात इस क्रूज का मालिक बन सकता हूँ, मैं भी रातों रात करोड़पति हो सकता हूँ। हालांकि वो हकीकत नहीं होती, एक ख्वाब होता है, वो ऐसा भयानक ख्वाब है जिसका इंजाम बहुत बुरा होता है, और आखिर में लोग खुदकशियाँ कर लेते हैं या अपना घर छोड़ कर फिर भाग जाते हैं और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो उसमें हमारी एजेंसियाँ पूरी बेचारी फौज, अब हमारी फौज है उसको इंडिया ने इतना एंगेज किया हुआ है। एक फौज कितना काम करेगी? हाँ क्या क्या, वो सैलाब है तो वो उसने देखना है, ज़ल्ज़ला है तो वो उसने देखना है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो वो उसने देखना है। आपकी FIA FMU है, ये सारे इदारे इनको देखना चाहिए, इनको मॉनिटर करनी चाहिए। अभी साइबर क्राइम का आपको पता चलोगा, अलग DG अलग बना दिया उनका, तो ये अच्छे है। उसमें उन्होंने काफ़ी 5000 केस उन्होंने रजिस्टर्ड भी कर लिए हैं और वो कह रहे हैं हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। अल्लाह करे ये साइंटिफिक तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कोई वजह नहीं कि इनको तक ना पहुँचे। हर जुर्म का सुराग होता है, सुराग तक पहुँचने के लिए अक्ल चाहिए होती है, इसलिए इंटेलिजेंट कहा जाता है। इंटेलिजेंट एजेंसियाँ तो इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करें, तो मैंने आप अपना दिमाग यूज़ करें भाई। इंटेलिजेंस से का मतलब आपने दिमाग से और बड़े बरीकी से जाके उस जुर्म का सुराग लगाना है। तो अगर ये हमारी एजेंसियों की ट्रेनिंग इस तरह की हो जाए तो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हमारा हर काम काज से बड़े बड़े केस पकड़े हैं इन्होंने, लेकिन बशर्ते कि उसको वो हर वक्त आपको अपडेट लेना पड़ता है, हर वक्त उसको विजिलेंट रहना पड़ता है, जब तब जाके काम करते हैं। बिल्कुल। तो हमें हमारी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट है, चाहे लॉ एजेंसियाँ हैं या इंतज़ामिया हैं या जो भी है, वो अपनी आवाम को अपनी औलाद समझे। जब तक वो हमारी इंतज़ामिया ये नहीं समझेगी तो पाकिस्तान से ना गुड गवर्नेंस आएगी, ना ही जुर्म ख़त्म होगा। पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी लोग हैं वो मैं समझता हूँ हम लोग 35% टैक्स देते हैं, 35% अपनी कमाई का, बहुत बड़ा टैक्स है। वो हम अपनी हमारे जब बच्चे होते थे तो हमारे माँ बाप हमें कहते थे ये रियासत हमारी माँ बाप है, माई बाप आपने भी सुना होगा, ये एक आम अल्फाज होता था कि ये हमारी रियासत जो है माँ है, धरती हमारी माँ है, यही कहते हैं, ये तो हर आदमी कहता है। तो माँ है तो फिर हम उसके बच्चे हैं, तो हुकूमत हमारा बाप है।
तो हुकूमत जब किसी के साथ डकैती होती है, कोई बंदा अगवा होता है, तो उसको ये समझें उसका बेटा अगवा हो गया, उसके बेटे के साथ डकैती हुई है, उसके बेटे का कैपिटल चला गया, कोई उसी कैपिटल से वो आपको टैक्स देता है, उसका कैपिटल ही नहीं रहेगा तो टैक्स कहाँ से देगा, तो आपने गरीब ही होने आखिर में। तो ये सोच अगर आ जाए तो मैं समझूँ पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे बेहतर कौन जानेगा कि बहुत लोग, जिस तरह आपने पहले कहा कि वो डॉलर्स होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डेफिसिट्स बढ़ते हैं, हमारी इकॉनमी पे स्ट्रेन होता है, हमारी करेंसी डिवैल्यू करती है, लेकिन आज भी इवन पीपल इन माई फैमिली एंड मेरे दोस्त वो कभी कभार कहते हैं यार मछली मैंने सुना है डॉलर ख़रीदने का अच्छा वक्त है, और मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ। सर आप प्लीज़ थोड़ा अपने अल्फाजों में समझाएंगे लोगों को कि डॉलर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखो डॉलर डेड इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाती बंदे को अगर बढ़ेगा फ़ायदा है, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप कोई कारोबार करते हैं, आप रोज़गार देते हैं, आप मुल्क को टैक्स देते हैं, तो मुल्क तरक्की करता है। अगर हर आदमी इसमें देखो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का डेटा, हमारे कर्जे कितने 130 अरब डॉलर, और जो बैंकिंग चैनल से पिछले 30 साल में गए वो 180 अरब डॉलर गए। मैं हुंडी हवाला या ब्लैक ये बाकी किसी की बात नहीं कर रहा, 50 अरब डॉलर फालतू चले गए हमारे। तो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की, जैसे मैंने पहले कहा, 8 अरब डॉलर हमारे वर्कर कमा रहा है खाली ओवरसीज, बाकी एक्सपोर्ट को छोड़ें, बाकी सर्विसेज को छोड़ें, फिर आईटी को छोड़ें, तो ये इतना बड़ा एसेट है हमारा, इसको भी हम यूज़ कर लें और इसको गुड गवर्नर लेके और उनको मोटिवेट करके कोई ऐसे कारोबार में लें कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट। एक प्रॉपर्टी में करते थे हमने, इतनी टैक्स लगा देंगे प्रॉपर्टी का नामो निशान ही मिटा देंगे। लेकिन प्रॉपर्टी ना, एक तो जिस तरह आपने करेंसी को डेड इन्वेस्टमेंट बोला, तो प्रॉपर्टी में ये मसला है कि एक तो उसने बहुत बर्डन डाला है हमारी ग्रे इकोनॉमी पे। आए दिन जिस बंदे ने अपने काले पैसे सफ़ेद करने होते हैं वो आ जाता है रियल एस्टेट में, ठीक है। फिर ऊपर से एक ऐसे मुल्क में जहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस कभी इधर उधर होती हैं, वन मेन चीज़ जो लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट से चाहिए होती है, वो चाहिए होती है लिक्विडिटी, राइट। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इस प्लॉट का ये कोना बेच के थोड़ी सी लिक्विडिटी ले लूँ। अगर मुझे बेचना होगा तो मैं मिनिमम जो कर सकती हूँ, मैं उस 1000 गज के प्लॉट को आधा करवा सकती हूँ, बाइफिकेट करवा सकती हूँ, और फिर मैं वो आधा बेच दूँ। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इवन रीट्स जो रियल एस्टेट के आपको स्टॉक्स मिलते हैं, राइट, उनको आप एट ए टाइम अगर आपको लाख रुपए चाहिए तो आप लाख रुपए के बेचते हैं उस वक्त, और आपकी बाकी होल्डिंग वहीं है, वो हिलेगी नहीं। लेकिन नहीं, पीपल जस्ट वांट टू, बिकॉज एक ट्रेंड, एक कल्चर है हमारे मुल्क में, और वो कल्चर इसलिए क्योंकि हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और फिर हम क्रिप्टो जैसी चीज़ों को देखते हैं तो हम बिल्कुल स्पेकुलेटिव नहीं होते कि नहीं ये ठीक है क्योंकि दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट सट्टा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, सही एनालिसिस किया। पहले लोग हमारी कि जब तक लॉस सख्त नहीं थे तो करेंसी में सारी इन्वेस्टमेंट होती थी, उसके बाद प्रॉपर्टी में होना, उसमें लोगों ने स्पेकुलेशन बहुत की है और लोगों को डिलीवरियाँ नहीं दी, लोगों को बड़ा लॉस हुआ है, ओवरसीज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। को लॉ एंड ऑर्डर ना होने के रीड के तहत अगर किया जाता, दुनिया में क्या होता है 30% जब तक आप डेवलप नहीं करते आप किस्तों में कोई चीज़ न बेच सकते हैं न ले सकते हैं, ये कानून है पूरी दुनिया का। फिर पूरी दुनिया का जितने भी ट्रांसफ़र हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज हैं, और हमारे जो हैं सारे के सारे एक खाते के 100 खाता बना होता है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो क्यों नहीं, पाकिस्तान में बताया 8 अरब डॉलर अगर महीने का लेते हैं, 4 अरब भेज रहे हैं, 4 अरब तो अपने पास वहीं रख रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से मुतमिन नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी में ही हम उनको कंप्यूटराइज सिस्टम दे दें और रीट के तहत उनकी, जैसे आप कुछ 1 लाख का शेयर है तो 1 लाख का अपना शेयर इन्वेस्टमेंट करे तो उसके लिए निकलना बड़ा आसान हो गया। अब एक प्लाट अगर 1 करोड़ का लेते हैं तो कोई खरीदार होगा तो खरीदेगा ना, उसका खरीदार ही नहीं होता। और फिर बैड लक इनके लॉ की वजह से इतनी ज़्यादा मार्केटें नीचे चली गई हैं, फाइलों का कारोबार बड़ा अरूज पे था, करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने कमा के बाहर जाके दुबई में अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ जाके प्रॉपर्टी खरीद ली है, पाकिस्तान को कंगाल कर, शुक्र है वहाँ भी क्रैकडाउन होना शुरू हो गया। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान के लॉ मौजूद है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कल भी मैंने आई ऑफिशियल को बताया है कि पाकिस्तान का ये इंटरनेशनल यूएन का लॉ है, कोई शहरी किसी मुल्क से करप्शन करके वहाँ कोई प्रॉपर्टी बनाता है या पैसे जमा कराता है तो उस पैसे को मनी ट्रायल नहीं दे सकता, तो पैसा उस गवर्नमेंट को होता है। ठीक है।
जैसे 109 मिलियन पाउंड मुल्क रियाज वाला है, तो वो यही इसी कानून के तहत वापस आया है ना। तो ये कानून सब पे इम्प्लीमेंट करें, जितने भी वहाँ प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हम ना पकड़े जाएं कहीं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस लॉ के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा, इस लॉ के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ इस लॉ के एक्शन हो, बाहर की हुकूमतों को इत्मीनान में लेके हमें वो लिस्टें ली जाएँ, उनको बोले जी मनी ट्रायल दे नहीं दें, तो इन सारों को जो है ना, दुनिया के अमन तभी होगा जब हराम कमाई को मनी लॉन्डर, इस्लाम को हराम का कमाई कहा जाता है और इंग्लिश में मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, तो इस्लाम तो हराम को मना करता है। 100% सर, थैंक यू सो मच। आपने आके इतनी अच्छी बातें की और आपने स्पेशली, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जब लोग आसान लफ्ज़ों में बात करते हैं, वरना कुछ लोग तो ऐसी उर्दू यूज़ करते हैं जो मुझे भी नहीं समझ आती, तो आवाम को कैसे समझ आएगी। तो थैंक यू सो मच, आपने आके समझाया। आई एम श्योर ये चीज़ें हमारी ऑडियंस पे उसी तरह लैंड हुई होंगी जिस तरह मुझे इतना अच्छा लगा सुन के और आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और मैं मिलूंगी आप लोगों से कल सुबह 11 AM ऑन द इनसाइड स्कूप। देखना मत भूलिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।